हेलो 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 फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भील एकेडमी में। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जहां हम आज लेक्चर नंबर 5 को हम कवर करेंगे, जिसमें हम भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2 का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। आप हमारे पुराने लेक्चर को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप वहां से पिछले सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। और इस लेक्चर का अगर पीडीएफ आपको चाहिए है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना देरी किए हुए। आज का है, आज हम कवर करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और सामूहिक अपनेपन की भावना, और भी कई लेक्चर्स। हाँ, तो जैसा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ कि इससे पहले दांडी मार्च की यात्रा हुई थी, जहाँ पर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो उसी के आगे हम आज पढ़ना चालू करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद चालू हुआ। इसका क्या था, इसमें इसका आरंभ दांडी मार्च और नमक कानून तोड़ने से हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन करना, लोगों ने नमक बनाकर, कर नहीं देकर और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करके इस आंदोलन का उद्घोष किया, इसकी शुरुआत की। इस आंदोलन में महिलाओं, किसानों, मजदूरों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों पर दमनकारी कार्रवाई की, लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डाला, सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया और लोगों पर क्रूरता किया। लोगों पे अन्य जो कार्यकर्ताओं थे उन पर लाठियाँ बरसाई, गोलियाँ बरसाई आदि दमनकारी नीतियों से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को बंद कराना चाहा। इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद आंदोलन को अस्थायी रूप से बंद किया गया था। तो इस आंदोलन का मुख्य घटनाएं क्या क्या थी? देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। मतलब कि यह नमक कानून केवल दांडी मार्च यात्रा में ही नहीं, अन्य नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। और उसके बाद आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया गया, यानी कि स्वदेशी अपनाई गई। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, यानी कि शराब की दुकानों को लूटा जाने लगा। किसानों ने लगान, चौकीदारी कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे, जो कि उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में भारतीय जंगल में ही रहते थे। तो उन्होंने इसको भी एक अपना मुख्य हथियार बनाया। वे लकड़ी बीनने, मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित कानों में घुसने लगे, यानी कि ब्रिटिश ने कुछ स्लीपर, यानी कि जो रेलवे में पहले लकड़ी के गट्ठे लगते थे, उनको उगाने के लिए गवर्नमेंट ने अपना एक स्थान रखा था। तो वहाँ पर पशु चराने के लिए रोक लगाई गई थी। लेकिन इसके विरोध में लोगों ने वहाँ पर पशुओं को भी चराना चालू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या क्या थी?
ब्रिटिश सरकार ने बंदोबस्त को दबाने के यानी आंदोलन को सॉरी यहाँ पर आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी कदम उठाए। महात्मा गांधी सहित कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला गया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। महात्मा गांधी महिलाओं और बच्चों को पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को इस आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगभग 1 लाख लोगों को बलपूर्वक गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाला गया। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गांधी इरविन समझौता क्या है। यह समझौता मार्च 1931 में महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में होता है। इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति जताई। इसके बदले गांधी जी ने द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में सम्मिलित होने की सहमति दी। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए, लेकिन वार्ता असफल रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दोबारा आरंभ होना और अंत यानी भारत लौटने पर गांधी जी ने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों को जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। भारी आशंकाओं के बीच गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 आते आते इसकी गति मंद पड़ने लगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न संगठनों विभिन्न वर्गों का क्या सामाजिक वर्गों का क्या भूमिका। अमीर किसान ऊंचे लगान और गिरती फसल कीमतों के विरोध में आंदोलन में सक्रिय रहे। गरीब किसान ऊंचे लगान और जमींदारों को दिए जाने वाले भाड़े यानी किराए के खिलाफ संघर्षरत रहे। व्यवसायी वर्ग औपनिवेशिक गतिविधियों और व्यापारिक नीतियों, विदेशी वस्तुओं के आयात और सरकारी नियंत्रण के विरोध में आंदोलन का समर्थन किया। महिलाएं महात्मा गांधी से प्रेरित होकर जुलूसों, पिकेटिंग और नमक सत्याग्रह में भाग लिया। मजदूर वर्ग कुछ स्थानों पर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों के विरोध में जुड़े हुए थे, जिससे इस आंदोलन को काफ़ी सफलताएं प्राप्त हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से कैसे भिन्न था। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यह दोनों आंदोलन अलग अलग समय पर चालू हुए, तो इन दोनों आंदोलन पे क्या क्या अलग हुआ था, इसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। असहयोग आंदोलन में लोगों ने केवल ब्रिटिश वस्तुओं और ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार किया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ा भी। यानी कि इसमें महत्वपूर्ण क्या था कि इसमें ब्रिटिश संस्थाओं को यानी असहयोग आंदोलन में उनको सहयोग न दिया जा रहा था, बल्कि जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में उस कानूनों को तोड़ा भी गया, यानी कि उसका बल यानी कि एक अहिंसापूर्ण उसका विरोध भी किया गया। असहयोग आंदोलन में लोग कानून का पालन करते हुए सहयोग नहीं करते थे, यानी इसमें लोगों ने कानून का पालन करने में सहयोग नहीं किया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग जानबूझकर कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे, जैसे कि सरकारी क्षेत्र में नमक बनाना, सरकारी क्षेत्र में पशुओं को चराना, जंगलों की कटाई करना आदि काम उन्होंने किया।
असहयोग आंदोलन में, जबकि बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने वहाँ पर जाके उसका उल्लंघन किया, जबकि असहयोग आंदोलन में लोगों ने उनका सहयोग नहीं किया था। असहयोग आंदोलन में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतें छोड़ी गई, जबकि सबने अवज्ञा आंदोलन में कर न देकर, नमक बनाकर, जंगल कानून तोड़कर आदि शामिल था, जिसमें कि इसका महत्वपूर्ण अंतर यही है कि लोगों ने असहयोग आंदोलन में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, ऑफिसों के विरोध किए थे, जबकि सबने अवज्ञा आंदोलन में उसका उल्लंघन किया था। सबने अवज्ञा आंदोलन में ग्रामीण जनता, किसान, महिलाएं अधिक संख्या में शामिल हुई, जबकि असहयोग आंदोलन में सरकारी दफ्तर के लोग, सरकारी कॉलेजों के लोग, छात्र हुए, नेता हुए, वकील हुए, इन सब लोगों ने उसका विरोध किया था। अब देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थी, यानी कि इसका सीमाएं, यानी कि इसमें कमी क्या क्या रह गई। अनुसूचित वर्ग की भागीदारी नहीं हुई, चूँकि उस समय आते आते यानी कि 1930 आते आते अनुसूचित वर्ग भी एक अलग पायदान पे था। डॉक्टर अंबेडकर थे और भी लोगों थे, जो वी.एन. राव थे, ये सब लोग अपने लिए काफ़ी संघर्षरत थे। तो इसमें क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में अनुसूचित वर्गों का बिल्कुल भी भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। मुस्लिम संगठनों के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखा, क्योंकि 1920 के दशक में कई स्थानों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद पहले से ही बना हुआ था, तो जिस वजह से ये दोनों समुदाय, इनके बीच में संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ रहा, और इन दोनों संगठनों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, जो कि इस आंदोलन के असफल होने की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी बनी। अब चलिए एक और हम लोग आज महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर और पूना पैक्ट क्या है। पूना पैक्ट क्या है, यह एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए इसको डिस्कस हम लोग आज इसको पढ़ते हैं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से समान रूप से प्रभावित नहीं थे, यानी कि सभी सामाजिक समूहों को स्वराज ही चाहिए, यह एक लोगों में भावनाएं नहीं विकसित हुई थी। 1930 के बाद अछूत समुदाय ने स्वयं को दलित या उत्पीड़ित वर्ग कहना शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन के अंतर्गत संगठित किया। वे दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इस मुद्दे पर उनका गांधी जी से मतभेद हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान लेने पर गांधी जी ने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया था। गांधी जी का मानना था कि इससे समाज में दलितों का एकीकरण रुक जाएगा। अंततः सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के तहत दलितों यानी कि बाद में अनुसूचित जातियों को स्थायी विधायी परिषद में आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाने दिया गया। यानी कि इनको क्या हुआ कि जैसे कि 352 सीटें थी, तो इनमें इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई थी कि यहाँ पर केवल अनुसूचित जाति के लोग ही चुने जाएंगे। तो पूना पैक्ट का यह इफेक्ट यानी कि यह प्रभाव हुआ कि इनके लिए एक अलग निर्वाचित क्षेत्र न बनाकर इनको उसी लिस्ट में इनको आरक्षित सीटें मिल गई। सामूहिक अपने भाव की भावना, अपनेपन की भावना, यानी कि भारत में जब ये आंदोलन होने लगे थे, तब लोगों में क्या था कि सामूहिक अपने भाव की भावना भी उत्पन्न होने लगी थी।
क्योंकि कहा जाता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो इसमें क्या हुआ कि लोग आपस में इकट्ठा होने लगे, लोगों में आपसी अम, अपनत्व की भावना हुई, भारतीय की होने का लोगों में एक जुनून पैदा हुआ। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ते गए, लोग संगठित होते गए। तो यही है सामूहिक अपनेपन की भावना। वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया और सभी भारतीयों को एक किया। तो इसमें क्या क्या था? पहला का चित्त एवं प्रतीक। भारत माता की पहली प्रसिद्ध छवि अवनींद्रानंद टैगोर ने 1905 में बनाई। इस छवि ने भारत राष्ट्र को माँ के रूप में प्रस्तुत किया, लोगों में भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा किया। यानी कि भारत में क्या है कि माँ के प्रति जुड़ाव हमेशा से ज़्यादा रहा है। तो उस समय के जो नेता थे, उन्होंने लोगों को एक करने के लिए भारत को एक माँ के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसमें छवि भारत की एक माँ के रूप में बनाई गई। दूसरी क्या थी? लोक कथाएं। राष्ट्रवादियों ने गांव-गांव जाकर लोक कथाएं, लोक गीतों का संकलन किया। इन कथाओं ने भारत की पारंपरिक संस्कृति को उजागर किया। यानी भारत की क्या परंपराएं थी, यानी कि रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ, अन्य बहुत सी पौराणिक कथाएं को लोगों के बीचों में पहुंचाया गया, जिससे लोगों में अपने राष्ट्र की पहचान और अतीत के गौरवशाली अतीत का लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ, भावनाएं पैदा हुई कि हमारा इतिहास इतना विकसित था, हम लोग कितने विकसित थे। लोगों को यह बताया गया, जन जन को यह बातें पहुंचाई गई, लोक कथाओं के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से। तीसरा मुख्य कारण क्या था? राष्ट्रीय चिन्ह एवं झंडा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में पहला तिरंगा उपयोग किया गया, जिसमें हरा, पीला, लाल रंग थे और 8 कमल बने हुए थे। 1921 में गांधी जी ने सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा लाया, जिसके बीच में चरखा बना हुआ था। यानी कि ये तो तिरंगे के विकास की बातें हो गई। बाकी का लोगों को इकट्ठा करने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण था कि यह कोई हमारा एक चिन्ह हो, जिसको हम पहचान सकें कि यह हमारा है, हमारे लोगों का। जैसे कि आज हम तिरंगे को देखकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। यानी कि हम विदेश में जा रहे हैं, वहाँ पर अगर हमें तिरंगे के साथ कोई दिख जाता है, तो उसे अपनत्व की भावना से हम उसे देखते हैं। तो चलिए, ये तिरंगे की पहचान हुई। यानी कि उस समय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में झंडा, यानी कि झंडे की इतिहास हम कभी एक वीडियो में अच्छे से जानेंगे। चलिए, इतिहास की पुनर्व्याख्या। भारतीयों ने महसूस किया कि राष्ट्र के प्रति गौरव जगाने के लिए लोगों में अपने इतिहास को जानने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। लोगों में अपना इतिहास जानना ही ज़रूरी है। तो इसलिए जो हमारे राष्ट्रनायक थे, यानी कि या राजनेता थे, उन्होंने भारत को राष्ट्र के प्रति संगठित करने के लिए भारत को उनके इतिहास के बारे में बताया। उनको शिवाजी के बारे में बताया गया, उनको उनके चाहे चाणक्य हों, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हों, या चाहे समुद्रगुप्त हो, चाहे हर्षवर्धन हो, या अन्य लोगों थे, उनको अपने राष्ट्र के प्रति गौरव बताया गया। भारतीय इतिहास को औपनिवेशिक दृष्टि से अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी भारत का जो इतिहास था, अंग्रेजों ने कुछ अलग लिखा था, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने अपने देश के इतिहास को कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत किया था। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों से हुआ था, जिससे कि क्या हुआ कि भारतीय इतिहास अपने आप में एक विशिष्ट हुआ। लोगों में भारतीय इतिहास के प्रति आस्था पैदा हुई, लोगों में गौरव उत्पन्न हुआ। इससे क्या हुआ? भारत के प्राचीन गौरव एवं उपाधियों को जोड़ दिया गया, जो कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा जब लिखा गया, तो उसमें भारत की जो गौरवशाली क्षण थे, उनको ज़्यादा जोर से प्रस्तुत किया गया। तीसरा पांचवा क्या था? राष्ट्रवादी गीत वंदे मातरम।
यानी कि बंकिम चंद्र उपाध्याय के चंटो उपाध्याय के तहत जो 1970 के 1870 के दशक में वंदे मातरम की रचना की गई थी, इसको मातृभूमि की स्तुति के तहत लोगों ने गाना शुरू किया। यह बंगाल से शुरू हुआ और पूरे देश में बहुत ही तेजी से फैला। यह बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में यह गीत व्यापक रूप से गाया गया। हर जन में, हर एक आंदोलनकारियों की जुबान में यह गीत उस समय रट गया था। तो इसके तहत हम लोगों ने भारतीय इतिहास एवं समकालीन विश्व के पार्ट 2 को हम लोगों ने 2 लेक्चर में कवर किया। अब इसके जो भारतीय इतिहास के कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक रह गए हैं, हम उसको एक अलग वीडियो में कवर कर देंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।